चलो नमस्कार। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज नक्षत्र सीरीज 4 में हम चंद्र के नक्षत्र नक्षत्र ऑफ मून इन टॉरस, इन वर्गो एंड इन कैप्रिकॉर्न, ऐसे तीनों राशि में उसके नक्षत्र है जिसका लॉर्ड मून कहा जाता है। तो वो तीनों के बारे में देखेंगे। ऑल थ्री आर डिफरेंट। जैसे कि हमने पहले भी नक्षत्रों के 3 सीरीज में देखा कि नक्षत्रों का मालिक एक ही है, जैसे शुक्र के नक्षत्र में देखा। लेकिन वो हर राशि में 159 तीनों राशि में उसको अलग अलग जज करना चाहिए, अलग अलग तरीके से समझना चाहिए। तो इसी तरह से चंद्र के जो नक्षत्र है उनमें भी हमें समझते वक्त ये तीनों राशियां और उसके जो तत्व है उनको पहले कंसीडर करना चाहिए। जैसे कि पहले टॉरस में, वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र आता है। और रोहिणी नक्षत्र इज वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस नक्षत्र इन राशि चक्र ऑफ द 27 नक्षत्र, जो कि अर्थ एलिमेंट से जुड़ा है। और ये इमूवेबल राशि है। टॉरस राशि इज इमूवेबल राशि, स्थिर तत्व की राशि है। और इसके देवता ब्रह्म है, और प्लांट जामुन है, और डोनेशन मिल्क है। तो इस तरह से हर नक्षत्र में उसके जो देवता है, उसके तत्व है, उसके डोनेशन है, प्लांट्स है, इनको हमें समझने की आवश्यकता है। तो रोहिणी नक्षत्र यह कैसा है? तो मून से जुड़ा है। मून इज कंसिडर्ड एज आवर इमोशंस, हमारी भावनाएं हैं, हमारा मन है, और हमारा हैप्पीनेस इन आवर लाइफ है। इट इज अ इंटरनल प्लैनेट कहा जाता है। तो एक आंतरिक जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे सौख्य के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। मतलब इनके द्वारा हमें जो पंच तत्व के द्वारा मिलने वाले सौख्य है, इनसे यह खुद को सुखी मानते हैं। तो वैसे मन यह स्थल काल निरपेक्ष ऐसा है। मतलब उसको स्थल काल की कोई सीमा ही नहीं है कि हमारा मन अभी आज यहाँ है तो अभी अमेरिका में जा सकता है, अभी अंतरिक्ष में जा सकता है, अभी समंदर में जाकर बोट में सवार हो सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। तो मन यह वायु गति से चलने वाला चंद्र ऐसे माना जाता है। रोहिणी नक्षत्र को जो जैसे हम समझेंगे तो रोहिणी नक्षत्र बहुत ही ऑस्पिशियस है, एक बहुत ही रिच नक्षत्र समझा जाता है। एक जो कथा है महाभारत में आपने सुनी होगी कि एक बालक का जन्म होता है जेल में, और वह वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र पे जन्म होता है। लेकिन अभी वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र तो बहुत ही रिच है, समृद्धि के कारक है, सुख के कारक है, खाने पीने के शौकीन है। तो उसे अभी जेल में क्या मिलेगा, ऐसा हम सोचते हैं। और तभी आगे कथा बढ़ती है कि जेल के जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, और उसके पिताजी उस बालक को लेकर बाहर निकलते हैं। तो बहुत बारिश होती रहती है, सावन का महीना होता है, बहुत बारिश होती रहती है, यमुना को बाढ़ आती हुई दिखाई देती है। लेकिन जब उस बालक के चरण उस पानी को लगते हैं तो बाढ़ एकदम से कम हो जाती है, और वो बालक गोकुल में पहुंचता है, और गोकुल में शांति और सुख से बढ़ने लगता है। यह बालक कौन था? यह था भगवान श्री कृष्ण, जो कि गोकुल में बहुत ही नंद के घर, नंद और यशोदा मैया के घर एकदम सुख से रहा, क्योंकि वो वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र में जन्मा था। तो चैन से सुख से वो रहते हैं, समृद्धि उनके घर होती है, और दूध, मक्खन, दही, ये सब उसकी रेलचेल वहां पर थी। और ऐसे माहौल में वहां पर गैया चराने जाता था, वहां खेल खेलता था। तो बहुत ही आनंदमय ऐसा बचपन उन्होंने गुजारा। तो रोहिणी नक्षत्र वालों का जो पूरा लाइफ है
तो लाइफ में उनको स्ट्रगल बहुत कम करना पड़ता है, स्पेशली मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए। बाकी लोगों को जहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ती है आ, और बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन इनको ये सभी चीजें, जो सभी सुख है, सब लग्जरीज है, यह ऑटोमेटिकली जीवन में मिल जाते हैं। मतलब किसी गरीब के घर भी अगर रोहिणी की लड़की हो तो उसकी शादी बहुत बड़े घर में हो जाती है, कि घर में बहुत सारे नौकर चौकर है, गाड़ी है, बंगला है, सब है। तो ऐसे माहौल में वो चले जाते हैं। सो इट इज अ वेरी ऑस्पिशियस नक्षत्र, और मटेरियलिस्टिक दृष्टि से देखा जाए तो वो बहुत ही अपनी जिंदगी में सुखी होते हैं। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पर्सनैलिटी। उन्हें झगड़ा करना, मारा मारी करना, एक दूसरे को गाली गलौज करना वगैरह वगैरह ये पसंद नहीं है। दे आर वेरी सोफिस्टिकेटेड पीपल। मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, साफ सुथरे, नीट क्लीन रहते हैं, और घर में भी उसका बहुत एकदम सौंदर्य दिखाई देता है। तो ब्यूटी, दैट ब्यूटीनेस इज, जो खानदानी सौंदर्य है, यह इस रोहिणी नक्षत्र में देखा जा सकता है। और रोहिणी इज अ सुपर फर्टाइल सॉइल है। ये बागायती जमीन है जहाँ पर बहुत सारा पानी है। जमीन का जो पोत है, जिसको कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ द लैंड, इट इज वेरी गुड, सुपर फर्टाइल है। इसके लिए इस जमीन में बहुत सारे फूल, फल, वेजिटेबल्स बहुत आते हैं। और इन सबका कारक भी है रोहिणी नक्षत्र है। मतलब जिन्हें बेचकर ये बहुत ही रिच होते हैं। तो जैसे वो दूध का कारक है, उसी तरह से फल, फूल, वेजिटेबल्स, इनका भी कारक रोहिणी नक्षत्र होता है। तो इस नक्षत्र में जो देवता है वो ब्रह्म देवता है। ब्रह्म देवता इस पृथ्वी का निर्माण करने वाले ब्रह्मदेव है। तो उसी तरह से जैसे ब्रह्मदेव के अंदर उन्होंने चार सभी जो ये तत्व समाये हुए हैं, पंच तत्व भी उनमें समाये हुए हैं, कि उनके हाथ में कमंडलू है, फिर चिपली है, फिर मालाएं है। ये सब हमारे पंच तत्वों का ही निर्देश करते हैं। सेकंड हाउस का जो कारक वृषभ राशि है, और वृषभ राशि में रोहिणी नक्षत्र स्पेशली संगीत से भी, कलाओं से भी जुड़ा हुआ होता है। इनका गला बहुत सुरीला होता है, और इनको गले के ही विकार ज्यादा देखे जा सकते हैं, जैसे टॉन्सिल होता है, थायराइड होता है, वगैरह वगैरह। नेत्र के विकार होते हैं इस तरह से। तो उनको मतलब विकार होने वाले भी वैसे ही है। जैसे इनकी आंखें सुंदर है, तो इनको ना एक बहुत गलत आदत होती है कि बाहर का जो खाना पीना है वो उन्हें ज्यादा पसंद होता है। इसके लिए खाने पीने के बहुत बड़े शौकीन होते हैं, और ऊंचे कपड़े, ज्वेलरी, अत्तर, ये सब यूज करना इनके लिए बहुत आवश्यक बात होती है। तो वह सुंदर दिखते हैं और सुंदर होते भी हैं, और अपनी सुंदरता को मेंटेन करने के लिए अ, खर्चीले जो चीजें हैं वो भी हमेशा करते रहते हैं। अभी अभी ये जो देखने वाली बात ऐसी है कि इन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है। तो मीठा खाने की पसंद की वजह से, बहुत ज्यादा मीठा खाने की वजह से, बहुत ज्यादा दूध के, दही के, मक्खन के, पनीर के ये पदार्थ खाने की वजह से इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ के वाइज देखे जा सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज है। तो डायबिटीज जैसा जो रोग है वह इनको ज्यादा दिखाई देता है। मतलब ऐसे वृषभ वालों को डायबिटीज बहुत ज्यादा होता है। तो इसका कारण क्या है कि उनके वो खाने पीने में छुपा हुआ है। और इसीलिए इसका जो आराध्य वृक्ष है वो जामुन है। और जामुन का जो कॉम्बिनेशन है वो डायबिटीज के ऊपर यूज किए जाते हैं। तो जिस जो जो रोग देता है, वही नक्षत्र की दवा भी उसका आराध्य वृक्ष देता है। यह हमारा जो तत्व है वो यहाँ भी हमें अच्छी तरह से दिखाई देता है। फेमस पर्सनैलिटीज और कौन सी है, जैसे भगवान कृष्ण को हमने देखा, जो एक सच रोमांटिक पर्सनैलिटी। तो ये अभिजात व्यक्ति होते हैं, और ये तत्वज्ञानी होते हैं। संत ज्ञानेश्वर, जिन्होंने भगवत गीता का अनुवाद मराठी भाषा में किया, एक
रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी कार्य किया कि जब संस्कृत को पूरे समाज में सिर्फ मान्यता थी, बाकी कोई भाषाएं, प्राकृत या मराठी, देवनागरी, जो भी कोई भाषाओं को मान्यता नहीं थी, तो इन दैट एजुकेशनल सिस्टम उन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, जितनी सुंदर है। आज भी उस ज्ञानेश्वरी का जो काव्य है, वो उसमें दी हुई उपमा ये है, अलंकार है, ये सब उपमेय है, ये सब अजोड़ है। तो ये रोमांटिक एक काव्यात्मकता इनमें पहले से ही नेचुरली होती है। कुमार गंधर्व जी जो एक महान शास्त्रीय गायक थे और बहुत सारे संगीत नाटकों में उन्होंने गायक संगीतकार ऐसी भूमिकाएं की, और एक महान व्यक्ति थे। तो वो भी रोहिणी नक्षत्र में जन्मे हुए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो इस तरह से रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में 10 डिग्री से लेके 23 डिग्री 20 कला तक होता है। तो उसका 13 अंश 20 कला का यह स्पैन होता है। तो ब्रह्म के बारे में हमने देखा कि ब्रह्म जो राजहंस के ऊपर बैठता है और जिसका कमल, यह फूल, यह चिन्ह है, और उसका वाहन राजहंस है, स्वान बोलते हैं उसको इंग्लिश में। और पिंक कलर में उसको देखा जा सकता है। तो ब्रह्म निर्मिति का कारक है, क्रिएटिविटी का कारक है, और इसलिए इसलिए ये वृषभ राशि वाले रोहिणी नक्षत्र में आने वाले जो लोग हैं, वो भी बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। वो नया कुछ निर्माण हमेशा करना चाहते हैं। तो हर क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में या संगीत क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में जहां पर भी आपके गले का और आपके संगीत कला का संबंध होता है, उसमें ये लोग बहुत ज्यादा यशस्वी होते हैं। उसके बाद में होटल इंडस्ट्री जो है, मतलब जहाँ खाने का संबंध रहता है, तो वहां भी ये होटलिंग इंडस्ट्री में भी बहुत बड़ा काम कर जाते हैं। उसी तरह से बहुत बड़े जो उद्योजक होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, तो वहां भी ये वृषभ राशि वाले लोग जो नेचुरली बहुत ही रिच है, तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट करके भी पहचाने जाते हैं। तो ये हमने देखा वृषभ में रोहिणी नक्षत्र के बारे में। दूसरा, पृथ्वी तत्व में ही कन्या वर्गो राशि में हस्त नक्षत्र आता है। हस्त का मतलब होता है हैंड, हाथ हमारा, या एलिफेंट, हाथी। क्योंकि अभी जब भी हस्त नक्षत्र आता है, तो हस्त नक्षत्र में नवरात्रि का त्योहार आता है। तो तभी अगर बारिश आए, तो वो बारिश कैसी होती है, बहुत तूफान से, इतने गड़गड़ाहट, बिजलियां चमकती है, इतना आवाज होता है, और बिजलियां गिरने का भी डर तभी हो रहता है। और इसलिए तभी क्या करते हैं, तो इसीलिए वो एलिफेंट की पूजा की जाती है उस वक्त पर। और उस एलिफेंट की पूजा करके उस नक्षत्र को, उस नक्षत्र का जो स्वामी है सूर्य देव, इनको ऐसा आह्वान किया जाता है कि आप हमारे पर हमारी रक्षा करना और बिजली मत गिराना, बारिश गिराना लेकिन बिजली मत गिराना। इसलिए एलिफेंट की पूजा करने का एक व्यवधान इस नवरात्रि में हमेशा पहले दिन ही किया जाता है। ये भी बहुत ही ऑस्पिशियस नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र। हस्त मतलब हाथ। तो हाथ की कलाओं के किए जाने वाले जो भी करामात है, वह इस नक्षत्र में आते हैं। तो हैंड का पार्ट मतलब क्या है, शोल्डर से लेके उंगलियों तक हमारे हैंड का जो भाग रहता है, तो ये इस नक्षत्र के अंदर आता है। इस नक्षत्र में इसलिए पामिस्ट्री, बहुत अच्छे पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं। उसके बाद में म्यूजिशियंस आते हैं, क्योंकि म्यूजिशियंस भी क्या है, हाथ चालाकी करते हैं, तो हाथों की करामत करते हैं। इसलिए वो हस्त नक्षत्र के हैं, तो बहुत अच्छे म्यूजिशियंस हो सकते हैं। उसके बाद में हाथ चालाकी करने वाला और कौन होता है, चोर होता है, कि वो कैसे हाथ से बराबर चालाकी करके आपका पॉकेट मार देगा, तो आपको समझ में भी नहीं आएगा।
तो ऐसे चोर लोग भी हस्त नक्षत्र में आ सकते हैं। उसके बाद में एम्ब्रॉयडरी करने वाले, हस्तकला जो है, हाथ से की हुई कला, हाथ मार्क चलाने वाले, एम्ब्रॉयडरी करने वाले, टेलर, फैशन डिजाइनर, ये सभी लोग इस नक्षत्र में आ सकते हैं। उसके बाद में तो एग्रीकल्चर, जैसे हमने कहा कि रोहिणी इट्स अ सुपर फर्टाइल सॉइल है, तो उसी तरह से मस्त, ये सेमी फर्टाइल सॉइल है कि जहाँ बारिश का पानी के वजह से खेती होती है, और उसको एक्सटर्नली भी कुछ सप्लाई पानी का वो नहर के द्वारा वगैरह किया जाता है। ऐसी खेती जिस जो हस्त नक्षत्र के अंदर आती है, इसके लिए यहाँ फूड ग्रेन्स है और बहुत सारे ग्रेन्स के प्रकार, ऑयल सीड्स है, ये सब खेती में जैसे उगाए जाते हैं। तो एग्रीकल्चरल बेस्ड बिजनेसेस ये लोग बहुत ज्यादा करते हैं और इसमें बहुत ज्यादा यशस्वी भी होते हैं। और यह नक्षत्र की जो देवता है सूर्य है, या सवित्रु कहा जाता है उसको, तो वो देवता ये गोल्डन हैंडेड है, ऐसा कहा जाता है। और ये गोल्डन हैंडेड पीपल जिस चीज को हाथ लगाएंगे तो उसमें यश प्राप्त करते हैं। इसके लिए आप जब कोई बिजनेस करते हैं तो आपको एक अपनी टीम अच्छी चाहिए। तो उस टीम में एक तो कम से कम हस्त नक्षत्र का व्यक्ति होगा, तो आपको सक्सेस मिलने में उसकी मदद जरूर मिलेगी। क्योंकि वर्गो यह बुध की राशि है, एंड मर्क्यूरी मर्क्यूरी इज द बिगेस्ट कैटलिस्ट प्लैनेट। तो वो कैटलिस्ट बहुत आवश्यक होते हैं यशस्वी होने के। तो इसलिए ये गोल्डन हैंड उनको कहा जाता है। तो जिनके साथ जुड़ जाएंगे, जिसको हाथ लगाएंगे, उसमें सक्सेस पा लेते हैं। और ये जो सूर्य है, ये सूर्य की जो देवता सवित्र की देवता है, वो गायत्री मंत्र कहा जाता है, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऐसे जो गायत्री मंत्र है, वो हस्त नक्षत्र का विशेष ऐसा मंत्र है। दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और दे आर वेरी एक्सेलेंट लॉजिक्स। तो उनके उनमें जो एक लॉजिक अपने व्यक्त करने का जरिया होता है, एक तत्व होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही व्यवहारिक है। इसके लिए व्यवहार उनको बहुत अच्छी तरह से समझता है। तो इसलिए वो लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा एक्सेसिव लॉजिकल हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से इनके मन में डर की भावनाएं भी निर्माण होती है, संशय भी निर्माण होता है। दे बिकम सस्पिशियस इन दैट मैनर। तो इसीलिए ये भी मतलब निगेटिव बातें भी हमें उसकी समझनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जो ट्रेलर्स है, फैशन डिजाइनर्स है, पब्लिशर है, पब्लिश करने वाले 6 हाउस वर्गो इज अ राशि ऑफ पब्लिकेशन। उसके बाद में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर इसमें आते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर को चाहिए कि वो एक लॉजिकल थिंकिंग करे, एनालिटिकल थिंकिंग करे, तो वह अपने क्लाइंट के लिए अच्छा मार्ग, अच्छा सॉल्यूशंस ढूंढ सकता है। तो इसीलिए वो लोग भी यहाँ पर ज्यादा आते हैं। अकाउंटेंट्स आते हैं, सीए आते हैं। तो सो मेनी पीपल्स कम्स इन दिस नक्षत्र। फेमस पर्सनैलिटीज कौन है? जॉर्ज बुश, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वॉल्ट डिस्ने है, शशि कपूर जी है। यह बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज है जो इस नक्षत्र में आती है। जैसे नाना पाटेकर जी भी है, उनका भी चंद्र कन्या राशि में है, सेकंड हाउस में है। तो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो, हाँ, हमने देखी है कि वो बहुत ही अपने आप में बहुत ही विशेष होती है। और 6 हाउस, एज 6 हाउस, यह इंटेस्टाइन का पार्ट आता है। तो इंटेस्टाइन, और उसके बाद में हाथ से मतलब अपने शोल्डर से लेके उंगलियों तक का जो भाग है, वो सभी जो भाग है, वो ये सभी भाग इसमें आ जाते हैं। और मर्क्यूरी नर्वस सिस्टम से भी जुड़ा हुआ है, मर्क्यूरी की राशि है। और उसमें चंद्र, बुध और चंद्र, तो बुध और चंद्र जब ये मिलते हैं, तो एक्चुअली ऐसा पारंपरिक शास्त्र में कहा जाता है कि बुध चंद्र को अपना मित्र समझता है, लेकिन चंद्र बुध को अपना मित्र नहीं समझता। तो इसलिए इनमें कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वहां पर होते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में या फोबिया में बदले जा सकते हैं। तो यह बात हमें हस्त नक्षत्र के बारे में समझनी चाहिए।
तो हस्त नक्षत्र एक दूसरों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो खुद खुद के पैरों पर अच्छी तरह से खड़े होंगे, इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हमको देने पड़ेंगे। अकेले कुछ कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो दूसरों के साथ मिलकर वो अच्छा काम कर सकते हैं। ये उनकी एक लिमिटेशन हम कह सकते हैं। श्रवण नक्षत्र, कैप्रिकॉन। श्रवण की कथा हमें सबको पता है कि रामायण में राजा दशरथ जब शिकार पर गया था, और शिकार पर जाते जाते जब उसने रात को ऐसे आवाज, पानी में कुछ आवाज सुनी, तो बाण, वो क्या ध्वनि ध्वनि के आवाज के हिसाब से उसने बाण चलाया, तो बाण लग गया किसको? श्रवण को जाकर लग गया। जो श्रवण रात को अपने माँ पिताजी के लिए पानी लाने के लिए नदी पर गया था। जब राजा दशरथ वहां पहुंचे तो उसने देखा, बाप रे, यहाँ तो एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव अपने बाण लगकर पड़ा हुआ है और वो जीवित था। तो उसने कहा कि मेरे माँ पिताजी वहां पर है, आप उनको पानी लेके जाइए, अब तो मैं, मेरी जान बचने वाली नहीं है, और उन्हें सुरक्षित रखिए, मेरा प्रणाम कहिए। और इस तरह से वो, उसकी डेथ हो गई। तो अभी राजा दशरथ जब उसके पास वो कमंडलू लेके पानी का उनके माँ पिताजी के पास गए, तो उन्होंने, बेटा आ जाओ, बेटा श्रवण आ जाओ, तुम, हाँ, बोलते क्यों नहीं है कुछ? तभी वे राजा क्या बोल सकते थे, लेकिन आखिर में उनको सब सच बताना पड़ा, और उन्होंने क्षमा याचना की और कहा कि आप मुझे क्षमा कीजिए और आप मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपकी सब व्यवस्था करूँ, अच्छा हूँ, सेवा करूंगा, और लड़के की तरह, आपके लड़के की तरह आपकी सेवा करूंगा। लेकिन वो माँ पिताजी बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसे शाप दे दिया। कौन सा शाप था? तो कि आप जैसे पुत्र वियोग के कारण अभी अभी हमारी डेथ होगी, हम मर रहे हैं, उसी तरह से वो दुख भी तुझे झेल कर पुत्र वियोग में ही प्राण छोड़ने पड़ेंगे। तो ये जो कथा है, एक शापित, तो वो नक्षत्र भी शापित है। श्रवण नक्षत्र को भी एक मतलब सभी नक्षत्र में श्रवण नक्षत्र को एक शापित नक्षत्र समझा जाता है, जिसका कारण ये कथाएं है। तो वहां पे उन्होंने ये शाप मिलने के कारण ये श्रवण नक्षत्र के लोगों के अंदर जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी एक कमी रह जाती, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। शायद सब कुछ मटेरियलिस्टिकली उन्हें मिल जाएगा, तो संतति नहीं होगी। अगर संतति है तो माँ पिताजी नहीं होंगे, या बीवी का डेथ होता है तो मिस्टर का डेथ, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन है, और शास्त्रों में भी यही बताया गया है। तो ये नक्षत्र के जो लोग हैं, वो अपने माता पिता के बहुत ही बड़े सेवक होते हैं। दे आर वेरी ट्रेडिशनल पीपल, ये सनातनी लोग हैं और ओल्ड फैशन है, ट्रेडिशंस को मानने वाले हैं। नया कुछ स्वीकार करने के लिए इनकी जल्दी तैयारी नहीं होती है, क्योंकि ये शनि के अंदर आता है। शनि और चंद्र यहाँ पर है, तो एक विरुद्ध तत्व है कि शनि की राशि कैप्रिकॉन, और उसमें जल तत्व का चंद्र, तो ये जरा अलग ही कॉम्बिनेशन वहां पर हो जाता है। तो कभी कभी चंद्र पर यह शनि, सैटर्न हावी हो जाता है, जिसकी वजह से ये डिप्रेशन के भी शिकार बहुत बार ज्यादा जल्दी बन जाते हैं, और इनकी जिंदगी में हमेशा बहुत लेट फल मिलते हैं उनको। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इतनी मेहनत करते हैं, तब जाके 100 रुपए की जगह उनको 40-45 रुपए मिलते हैं। मतलब 50% के आसपास ही उनको क्या मिलता है? अपनी मेहनत का किया हुआ फल मिलता है। अगर 100% उनको यश चाहिए, तो 200% उनको फिर प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो ये जो वाकया है, यह हमेशा इस श्रवण नक्षत्र के बारे में देखा जा सकता है। इसकी और एक स्टोरी है कि वो महाबली जो था, एक जो राक्षस था, और उस राक्षस ने एक बार पूरे सभी देवों
देवताओं को हमला करके जीत लिया, स्वर्ग जीत लिया, फिर पृथ्वी जीत ली, पाताल जीत लिया, सब जीत लिया। और ये जीत लेने के बाद में फिर उसको बहुत ही गर्व हो गया, वो उन्मत्त हो गया था। तो उन्मत्त होने के बाद में फिर अभी सब लोग सोचने लगे अभी इसको कुछ न कुछ करना चाहिए, नहीं तो सबका जीना यह कर देगा। तो सब लोग भगवान विष्णु के पास गए। तो भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, हम इसका बंदोबस्त कर देते हैं। तो उन्होंने एक अवतार लिया, जिसका यह है वामन अवतार, उसको कहा जाता है। तो वो महाबली के पास गए। महाबली यह दानी था, दानी व्यक्ति था। तो इनको देखकर एक बटुक ब्राह्मण बनकर गए वो वहां पर। तो उन्होंने उससे कहा कि देखो, मैं बहुत आपका नाम सुन के यहाँ पर आया हूँ, और मुझे आप क्या दे दोगे? तो उन्होंने बोला क्या चाहिए? तो इसने बोला कि मुझे खाली 3 पैर रखने के लिए क्या चाहिए, जो मैं मांगूंगा वो मिलेगा क्या? तब उनके जो गुरु थे महाबली के, शुक्राचार्य जी वहां थे। तो उसने बोला कि महाबली तुम अभी इनको कुछ भी वचन मत देना, नहीं तो फिर घात हो जाएगा। लेकिन वो महाबली ने अपने गुरु शुक्राचार्य का भी कुछ सुना नहीं। और फिर तो उसने बोला ठीक है मांग लीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मुझे 3 पैर के करने के लिए चाहिए जगह। तो उन्होंने जो बटुक रूप, मतलब छोटा रूप धारण किया था, वो बहुत बड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला कि मेरा चलो 3 अभी मैं कहाँ रखूँ? तो पहला मैं स्वर्ग में एक पैर रखता हूँ, फिर दूसरा उन्होंने पैर रखा पाताल में, फिर तीसरा अभी कुछ बचा नहीं। तो बोला अभी कहाँ रखूँ? तो महाबली बोला अभी आप बताइए। तो उन्होंने बोला अभी मैं तेरे सर के ऊपर रखता हूँ। और इस तरह से उसके सर के ऊपर पैर रखकर उसको दबा दिया गया। तो सभी लोग की छुट्टी, मतलब उसके अन्याय से छुट्टी हो गई, छुटकारा मिल गया सबको। तो इस तरह से ये भी जो कथा है, ये भी हमें बताती है कि ये बहुत बड़ा कार्य करने वाले भी ये लोग होते हैं। माँ सरस्वती देवता का नक्षत्र ये श्रवण नक्षत्र है। इसके लिए ये विद्या विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं। बहुत सारी जो लैंग्वेजेस है, तो लैंग्वेजेस में इनकी बहुत कमांड होती है। तो बहुत सारी भाषाएं बोल सकते हैं, जैसे हमारी हिंदी, इंग्लिश, मराठी, लोकल लैंग्वेजेस। उसके बाद में जागतिक जो भाषाएं हैं, वो भी फ्रेंच है, जर्मनी है, रशियन है, ऐसे बहुत सारी भाषाएं भी ये लोग सीख सकते हैं। इनमें वो एक जज्बा होता है, और वो पाने की एक स्किल जन्मतः भी होता है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये लोग बहुत परंपरावादी है। और माता सरस्वती देवी का साक्षात ये नक्षत्र होने के कारण वह विद्या प्राप्त करते हैं, हमेशा कुछ न कुछ विद्या प्राप्त करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। खास करके जो इतिहास है, हमारे पुराण ग्रंथ है, ऑकल्ट साइंसेस है, इनको इनके बारे में इनको बहुत ज्यादा रुचि होती है। तो बहुत बड़े बड़े इतिहास संशोधक यह इस राशि के माने गए हैं। सर आपका आवाज चला गया, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। हाँ हाँ, एक पानी भी तो एक। ओके। हाँ, तो ये श्रवण नक्षत्र बहुत बड़ा काम करने वाला है। मतलब जहाँ भी लॉन्ग विजन की एक कार्य करने की शैली होनी चाहिए, तो वहां पर ये श्रवण नक्षत्र वाले बहुत फिट बैठते हैं। दे कैन डू एक्सेलेंट वर्क ओवर देयर। जहाँ भी कंटिन्यूटी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और एक बिना थके हुए, और वक्त की कुछ भी पाबंदी जहाँ नहीं है काम करने में, ऐसी जगह पर ये लोग बहुत ही अच्छा काम करते हैं। दे आर वेरी कंसिस्टेंट पीपल, और वो थकते नहीं है। नेचुरली दे आर वर्कहोलिक पीपल, मतलब वर्क उनका एक पूजा होता है। तो इस कारण कभी कभी फैमिली के लिए वो समय नहीं दे पाते। एंड दे आर वेरी इमोशनली ड्राई पीपल, इमोशनलेस पीपल। दे आर वेरी डिसिप्लिन्ड, और टाइम टाइम वक्त के बहुत पाबंद होते हैं इसके लिए। और
स्ट्रिक्ट होने के कारण दे आर वेरी इमोशनलेस, और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट ऐसे बॉस होते हैं। लेकिन जो जिंदगी में जीने के लिए जो भावनाएं चाहिए, वो भावनाएं इनके पास न होने के कारण ये ज्यादा लोकप्रिय नहीं होते हैं। ना वो फैमिली में लोकप्रिय रहते हैं, ना समाज में लोकप्रिय होते हैं, ना जिधर काम करते हैं वहां भी लोकप्रिय नहीं होते। लेकिन उनको उसका कुछ गम नहीं होता है, लेकिन उनको अपनी जिंदगी में इमोशंस लाने चाहिए। तो उनकी जिंदगी जरा खुशहाल हो जाएगी, और उसके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो भी जरा अच्छा महसूस करेंगे। ये लोग दे आर वेरी क्रिटिकल पीपल, क्रिटिक्स करने वाले, मतलब टीका करने वाले होते हैं, कट कट करने वाले होते हैं। ये कि शनि और चंद्र ऐसे दोनों कॉम्बिनेशन जब चंद्र के साथ जुड़ जाते हैं तो एक अलग रसायन वहां पर बन जाता है, जो कि इस श्रवण नक्षत्र में देखा जा सकता है। और ये श्रवण नक्षत्र का जो देवता है वो विष्णु है, विष्णु है, भगवान विष्णु। उसके बाद में इसका जो पेड़ है, आराध्य वृक्ष है, प्लांट है, वो है मंदार, जिसको मराठी में रुई कहा जाता है। जो हर शनिवार को बजरंग बली को जो हम माला पहनाते हैं ना पत्ते की, उसको रुई या मंदार वृक्ष बोला जाता है। तो वो उसकी, तो वो जो वृक्ष है, वो वृक्ष अपने आप में एक अलग ऐसा केमिकल कॉम्बिनेशन है श्रवण नक्षत्र का, मंदार वृक्ष। तो वो भी बात हमें समझनी चाहिए। फिर इसका जो दान है वो अन्न दान है। इसलिए इन नक्षत्रों के अंदर आने वाले व्यक्तियों ने अन्नदान हमेशा करना चाहिए। तो अन्नदान कहाँ करना चाहिए? कि जहाँ ओल्ड एज होम है, क्योंकि शनि है ना, तो शनि का तत्व जहाँ पर ज्यादा है, तो ऐसे तत्व के जहाँ पर अन्नदान करेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट जिंदगी में मिल जाते हैं। अभी नीस का जो भाग है, उसके बाद में श्रवण का अर्थ ही क्या होता है? कान, श्रवण करना मतलब सुनना। तो ईयर के रोग इनको हो जाते हैं। उसके बाद में एब्डोमेन, फिर सेक्स ऑर्गन्स, इनके भी डिसीजेस में देखे जा सकते हैं। शनि और श्रवण नक्षत्र ये इनफर्टाइल सॉइल है, कम, बहुत ही कम उपजाऊ ऐसी सॉइल इसको समझा जाता है। तो इसमें जो अगर संपत्ति हमें मिलनी है तो उसके अंदर होती है, मतलब पाताल में होती है, जमीन के अंदर होती है। तो ये बात हमें यहाँ पर समझनी चाहिए कि सतह पर उसके कुछ भी नहीं होता है। उसी तरह से ये जो कैप्रिकॉर्न श्रवण नक्षत्र वाले लोग हैं, उनके जो जैसे दिखते हैं वो वैसे होते नहीं है। वो अंदर से बहुत अच्छे इंसान और अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन ऊपर से वो कैसे दिखते हैं? ऊपर से एकदम स्ट्रिक्ट दिखते हैं, एकदम कड़क दिखते हैं, इमोशनलेस। लेकिन अगर उनके अंदर जाकर देखा जाए तो ये लोग बहुत ही सॉफ्ट भी हो सकते हैं, इमोशनल भी हो सकते हैं। लेकिन वो अपनी इमोशंस ज्यादा दिखाते नहीं है, छुपाते हैं। जिस तरह से जमीन की सतह पर कुछ होता नहीं है, जो प्रोडक्टिविटी नहीं है, जमीन के अंदर यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है श्रवण नक्षत्र के। उसी तरह से इनके भी अंदर बहुत कुछ छुपा हुआ अच्छा खजाना हो सकता है। So we have to see them from the inside angle, not the outside angle. So this is about the all three nakshatras we have taken today, nakshatras of moon. Now we will take the questions. Any questions? We will have some questions now regarding these three nakshatras और जनरल क्वेश्चंस also. जैसे वो उस दिन एक ग्रुप में क्वेश्चन डाला था ना सर, क्या था वो? हाँ हाँ हाँ। हाँ, एक पेशेंट, मतलब एक बच्चा पैदा होते ही गुजर गया, जैसे इट वाज अ हाँ स्टिल बर्थ। तो हाँ। उन्होंने, वो डॉक्टर ने वो शेयर किया, मतलब क्यों हुआ होगा करके ये हम्म। पूछना चाहते थे वो। हाँ तो वो ले सकते हैं हम लोग केस कि
हाँ ले सकते हैं, अभी उसके कॉम्बिनेशन जो है ना, सी हम्म। केपी इज अ मेथड ऑफ हाउस कॉम्बिनेशन. सो देर हम्म। शुड बी 3 हाउस कॉम्बिनेशन शुड बी एडेड. कि जैसे किसी अभी एक माँ है जिसको चाइल्ड होना है, तो फिफ्थ हाउस, मतलब फिफ्थ हाउस में उसको चाइल्ड होना है. लेकिन ये चाइल्ड होने की प्रक्रिया में अगर कुछ बाधाएं आती है, वो एट्थ हाउस आता है. और उसका जो रिएक्शन फिर ट्वेल्थ हाउस, कि पंचम का ट्वेल्थ हाउस इज अष्टम स्थान, मृत्यु स्थान है. फिफ्थ हाउस का ट्वेल्थ हाउस इज मृत्यु स्थान. तो ये जो आप जब हम केपी सीखेंगे, तो ये जो भाव पद्धति है केपी के अनुसार, उसे कैसे देखना है, कैसे को रिलेट करना है, वो तो भी दिखाया जाएगा, सिखाया जाएगा. लेकिन अभी मैं बोलने के लिए, मतलब समझने के लिए बोलता हूँ कि 5, 8, 12 ये तीनों हाउसेस वहां पर ऑपरेट हो गए हैं, जिसकी वजह से पंचम मीन्स संतति, अष्टम मीन्स प्रॉब्लम्स, इंटरप्शंस, हर्डल्स, जो भी उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आए हैं वो, एंड दैट रिजल्टेड इनटू द ट्वेल्थ हाउस. तो 5, 12 हमेशा संतति के लिए वेरी निगेटिव कॉल्ड एज. सो अलॉन्ग विथ एट हाउस, दैट इंसिडेंट मे हैपन ओवर देयर. 5, 8, 12. So main house is 5, supporting houses 8 and 12. That ओके, resulted in तो that event. रिजल्ट वो हो जाएगा, ये 5, 8 और 12 ट्रिगर हुआ होगा, तो वो हम लोग को थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. तो आई थिंक सो आई विल जस्ट टेक इट अप नेक्स्ट टाइम. मतलब उसके ऊपर जो क्वेश्चंस होंगे आई कैन आस्क यू नेक्स्ट, मतलब जब नेक्स्ट लेक्चर होगा मैं पूछ लूंगा. अभी Sure. सर एक समराइज करने के लिए, मतलब एक दो तीन क्वेश्चन मेरे खुद के ही थे. अभी हम लोग सर बोलते कि मून इज अ कारक फॉर माइंड, बराबर है सर? Yes. और ये हाँ, और मून के तीनों नक्षत्र वो अर्थ एलिमेंट में ही है. हाँ. हाँ, मतलब अर्थ एलिमेंट मतलब होल्डिंग आया किधर ना किधर, तो मनी आया, परफॉर्मेंस आया, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है सर? नहीं है, एक्चुअली क्या है कि अर्थ एलिमेंट हम्म. इज नेसेसरी फॉर द जल तत्व, वाटर एलिमेंट. मतलब ओके. पानी को अगर पकड़ के रखना है तो धरती चाहिए ना. पानी क्या ऐसे ही हाँ किसी हाँ. पकड़ के रखेगा पानी को? तो पानी को पकड़ के रखने के लिए वो जो धरती है, वो जो अर्थ है, जो लैंड का एलिमेंट है, वो अगर वृषभ जैसा है, टॉरस जैसा है, तो वो बहुत ज्यादा पकड़ के रखेगा. मतलब उसे उधर पानी की कभी किल्लत नहीं होगी, कभी कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि वो पकड़ के रखेगा. और थोड़ा भी बारिश होगा तो उनको बहुत ज्यादा समय तक वो यूज होगा, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन जो पावर है, वह उसमें ज्यादा ऑब्जर्व करने की जरूरत ही नहीं है फर्टाइल सॉइल को, वर्गो के, सॉरी वर्गो नहीं, टॉरस के सॉइल को. टॉरस के लिए, राइट सर. हाँ. वेयर एज शनि का जो सॉइल है, वो सोख लेती है. जितना भी पानी पड़ेगा उसको एब्जॉर्प्शन जल्दी से जल्दी करती है, जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है कि वहाँ थोड़ी बारिश नहीं चलेगी, बहुत बारिश होनी चाहिए तभी वो पानी पकड़ के रख पाएगी. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू अर्थ एलिमेंट्स. कि एक अर्थ एलिमेंट जो है वो कैसा इमूवेबल है ना. और ये जो मकर राशि का कैप्रिकॉन का जो अर्थ एलिमेंट है, वो मूवेबल है. मतलब बालू, रेत के टीले होते हैं ना, जैसे राइट वायुव्य सर. में, हाँ. है ना. तो वो हम्म. कैसे होते हैं कि वो पकड़ के रखते हैं कि नहीं, आज एक रेत का टीला आपको यहाँ दिखेगा, और कल सुबह देखोगे तो अरे वो रेत का टीला तो उधर खड़ा है. ऐसे भी देखते हैं उधर. मतलब दैट इज कीप ऑन चेंजिंग रेगिस्तान में. लेकिन वह वैसा हमारे यहाँ होता है क्या, कि हमारे यहाँ तो हिल है, तो हिल हमने देखी है, और हिल अगली सुबह देखा तो हिल अपोजिट डायरेक्शन में खड़ी है. ऐसा नहीं होता है, बिकॉज दैट इज अ इमूवेबल थिंग है. वो वहाँ तत्व है. और वो रेगिस्तान की मिट्टी में जो मतलब डेजर्ट है, तो डेजर्ट की मिट्टी में वो तत्व क्या है, वो मूवेबल के तत्व है. हवा आ गई, उड़ गए, दूसरी जाकर जाकर बस गए. तो इसलिए वो फर्क हमें समझने की आवश्यकता वहां पर है. वेरी गुड सर, बहुत ही बढ़िया. बस इससे क्लियर हो गया कि बाबा चलो वाटर के लिए अर्थ एलिमेंट चाहिए ही चाहिए. वी नीड अर्थ एलिमेंट टू होल्ड द वाटर, अदरवाइज इट वोंट बी पॉसिबल टू होल्ड. Yes. तो सर अगर
किसी का सपोज फिफ्थ हाउस रोहिणी है नक्षत्र, मतलब वो फर्टाइल हो हो गया, बराबर है सर? यस कि यस। मतलब चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर ऑलवेज गोइंग टू बी गुड, अगर हम लोग मेडिकली उसके साथ कोरिलेट करने गए तो। हाँ। हाँ हाँ, अपार्ट फ्रॉम कि मतलब इट इज कंडीशनल, इफ एनी हम्म। नेगेटिव प्लैनेट इज नॉट कमिंग ओवर देयर, ओके सर। मतलब तो भी कॉम्बिनेशन। वो फर्टाइल, हाँ, फर्टाइल होगा मतलब कंपैरेटिवली। लेकिन सर हाँ वर्गो साइन भी इनफर्टाइल बोला जाता है ना? तो वर्गो में हस्ता फर्टाइल होगा कंपैरेटिवली, और बाकी के दो इनफर्टाइल होंगे, ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे उत्तर फाल्गुनी और दूसरा मंगल का जो नक्षत्र आएगा, मेरे ख्याल से धनिष्ठा आता है ना? नहीं। हाँ हाँ, तो वो इनफर्टाइल होंगे, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि क्योंकि वर्गो साइन इज ऑल्सो सपोर्ट टू बी इनफर्टाइल, कि जेमिनी इनफर्टाइल है? आई थिंक सो वर्गो इज ऑल्सो इनफर्टाइल बोलते हैं ना सर? हाँ हाँ, वर्गो को जरा इनफर्टाइल कहा जाता है कि फिफ्थ हाउस में वर्गो राशि है। बट इन दैट केस वी हैव टू सी द मर्क्यूरी ऑल्सो, क्योंकि ओके। मर्क्यूरी की राशि है ना, इसके लिए जेमिनी एंड वर्गो, ये बोथ को जरा थोड़ा सा अलग तरीके से हमें सोचना पड़ता है। कंडीशनल राइट हो सर। जाता है, कंडीशनल हो कंडीशनल, जाता कंडीशनल हो जाए। और सर दूसरा आपने बोला कि श्रवण नक्षत्र शापित नक्षत्र है, मतलब फिर उसका कोई सॉल्यूशन रहता है क्या? मतलब अभी मतलब जो हम लोग मेडिकली अगर मैं कोरिलेट करने की कोशिश करूं, तो ये बेसिकली डिप्रेसिव पेशेंट्स होंगे, है। यस। और मतलब दे विल हैव टू पुट इन लॉट एंड एफर्ट टू अचीव, तो वो किधर ना किधर तो चलो फेलियर की वजह से, नहीं तो नॉन अचीवमेंट की वजह से दे मे गो इनटू डिप्रेशन। एंड यस। एंड जैसे हम लोग बोलते हैं कि बाबा वो इमोशन लेस है, मतलब एटलीस्ट बाहर से वो दिखा रहे कि वो इमोशन लेस है, तो सेंसिटिविटी बहुत होगी। और मतलब हम लोग अगर होम्योपैथिकली कोरिलेट करेंगे इसको, इफ वी कोरिलेट, तो मतलब कुछ भी होगा तो दिमाग में रखेंगे, भूल नहीं पाएंगे, सो दे कैन बी रिवेंजफुल ऑल्सो, मतलब सूड बुद्धि भी उनकी हो सकती है, बराबर है हाँ, सर? बैक ऑफ द माइंड, बैक ऑफ द माइंड, क्योंकि वो आगे से कभी हमला नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से किसी को, किसी के द्वारा वो हमला करवा सकते हैं। ये उनके, उनकी जो मेंटेलिटी होती है ना, कि शनि, शनि ऐसे ही होता है। शनि जो है, शनि मंगल जैसा नहीं है। मंगल क्या है, सामने से अटैक करके ये करेगा, लेकिन शनि बैक में रह के करवा लेगा। तो ये आपने सही कहा कि रिवेंजफुल, दे कैन बी रिवेंजफुल ओवर देयर। तो इसके लिए उनके अगर मन के अंदर ऐसी कुछ भावनाएं है सबकॉन्शियस माइंड में वगैरह, तो उनको हमें निकलना चाहिए काउंसलिंग करके, और आपके जो मेडिसिनल कॉम्बिनेशन है वो भी वहां पर उस तरीके से यूज करने चाहिए, कि कंसिडरिंग दैट श्रवण इज इन द सैटर्न राशि। तो शनि और राइट। चंद्र है, तो शनि चंद्र ये विषयोग कहा जाता है। एक विषयोग मतलब क्या है, कि अलग तरह का केमिकल कॉम्बिनेशन है, पॉइजनस है जरा। तो उसको ओके। समझ कर रिमेडी करेंगे तो दैट विल बी हेल्प यू लॉट। ओके, दैट कैन हेल्प अस, लेकिन बट देन ये केसेस थोड़े डिफिकल्ट होंगे, बिकॉज ये हाँ हमको मतलब दे विल नॉट एक्सपोज देमसेल्ves एट ऑल ना, मतलब वो हाँ, बोलेंगे ही नहीं। रिजिडिटी होगी, कॉम्प्लेक्सनेस होगा, क्योंकि वो बोलेंगे नहीं। एक तो शनि है तो छुपा के रखने की उनकी आदत बहुत ज्यादा होती है, वो राइट। दिखाने में अलग और अंदर होते अलग है ना। तो बाहर हम्म। बताते वक्त वो अलग बताएंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड अंदर उनके क्या चल रहा है, ये उनसे निकलवाना पड़ेगा, तभी जाके राइट उसकी सर। सही रिमेडी हो सकती है। राइट सर, एक लास्ट क्वेश्चन। अभी किसी का सपोज एसेंडेंट श्रवण नक्षत्र है, बराबर है, और हाँ किसी के चार्ट में ही इज बॉर्न इन साढ़े साथी, मतलब शनि और चंद्र एक साथ है, तो उसमें डिफरेंस कैसे हम लोग कर सकते हैं? कहाँ है क्योंकि शनि ही इज, चंद्र? लग्न में? शनि चंद्र एक साथ, लग्न में नहीं तो किधर भी, बिकॉज ही इज बॉर्न मिस इज ऑलरेडी, हम लोग बोलते हैं ना साढ़े साथी में ही बॉर्न हुआ है। हाँ सैटर्न और चंद्र एक ही है, मतलब एक ही नक्षत्र में है, जो हाँ विंशोत्तरी में। तो अगर हम लोग को ये दो नेचर वाले पर्सन को डिफरेंशिएट करने के, तो उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, मतलब उसके, मतलब चंद्र कौन से नक्षत्र में और शनि कौन से नक्षत्र में, वो हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे कि हाउ डू वी, क्योंकि ये थोड़ा सा हम लोग जो कंसेप्ट यूज कर रहे थे अभी तक, कि चलो शनि और चंद्र अगर एक साथ है, इफ दे आर टुगेदर,
then there is a depressive mentality already present in that person. यस जो यू आर राइट। पारंपरिक के हिसाब से, जो पारंपरिक नहीं तो ट्रेडिशनल वे से अगर हम लोग कंसीडर करें तो। हाँ, अभी योग शनि और चंद्र का जो योग है ना, वो योग समझने के लिए हमें 12 लग्न पूरी तरह से मालूम होने चाहिए। ओके। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार ऐसा हम फंस, मतलब ये जनरलाइजेशन करके ठीक है कि चंद्र और शनि अगर एक ही राशि में है, कंजंक्शन में है, सो इट इज अ विष योग। लेकिन ये विष योग कभी कभी बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दे, मतलब देता है, ऐसा हमारा अनुभव भी है। तो इट डिफर्स अकॉर्डिंग टू केस। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है कि एक हमारे रिलेटिव के तुला राशि में, लग्न तुला राशि, और तुला राशि में चंद्र शनि कंजंक्शन है। अभी तुला जो शुक्र की राशियां है, उसके लिए सैटर्न इज ऑलवेज अ योग कारक प्लैनेट विच गिव्स अ वेरी गुड रिजल्ट टू देम। और शनि के लग्नों के लिए वीनस इज अ योग कारक प्लैनेट। ये जो कंसेप्ट है हम पढ़ेंगे बाद में जब हम केपी सीखेंगे तो तुला के लिए शनि शनि योग कारक है और लग्न में है और चंद्र के साथ है। तो चंद्र शनि वहां योग नहीं, तो एक डबल योग कारक बन जाता है, क्योंकि दशमेश और पंचमेश इनका लग्न में होने वाला योग, यह आपको बहुत राज, बड़ी सफलता, राजयोग, मतलब डबल राजयोग राजयोग हो हो गया। तो गया। यह व्यक्ति जो है वो अपनी एकदम यंगर एज में एज ए बहुत बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी में सीनियर मैनेजर करके काम कर रहा है। कि जिसको एक सामान्य ज्योतिषी जो लोग थे, उन्होंने चंद्र शनि विश्व गए, चंद्र शनि विश्व गए, इसके एजुकेशन में ये होगा, वो ऐसी मेहनत करते बैठेगा, सामान्य मजदूर बनेगा, ऐसी कुछ बातें उसके बारे में कही थी। लेकिन आई वॉज द ओनली पर्सन हु टोल्ड वेरी सो मेनी इयर्स बैक कि ये बहुत ही बड़ा योग राजयोग है और ये आगे चलकर बहुत अच्छे पद पर जाएगा। एंड ही हैज सक्सेस इन हिज लाइफ, ऑल इन ऑल द कंपार्टमेंट ऑफ लाइफ। और वैसा ही हुआ है आज तक। एक्सीलेंट सर। मतलब सर एक जनरलाइज कंसेप्ट हम लोग एस्ट्रोलॉजी में यूज कर नहीं सकते। मतलब वी हैव टू हाँ सी व्हाट इज द बैकग्राउंड, कौन सा हाउस है, किधर है। मतलब जो आपने एग्जांपल दिया सर कि सैटर्न एंड मून इन, सैटर्न एग्जाल्टेड हो जाता है तुला में, और ये हाँ राजयोग हो गया बिकॉज टेंथ और एक केंद्र और एंगल का लॉर्ड एक साथ हो गया तो राज हो गया, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर। वही अगर मेष में होगा तो मेरे ख्याल से एग्जैक्टली ऑपोजिट रिजल्ट देगा। बराबर है सर, क्योंकि शनि हाँ डेबिलिटेटेड हो जाता है उसमें और चंद्र भी आ गया, तो दैट इट कैन गिव एग्जैक्ट ऑपोजिट रिजल्ट्स, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज द बैकग्राउंड इज गोइंग टू चेंज। मतलब वो मेष का बैकग्राउंड हो गया। ये बैकग्राउंड और हाउसेस भी चेंज होते हैं ना। यहाँ पे हाँ। 5-10 1-5-10 हो गया, तो यहाँ फोर हम्म, इलेवन आ जाएगा, तो 4-11 itself इज द हाउस की चतुर्थ का 11th हाउस इज द 8th हाउस, अष्टम है उसका। तो मतलब हम्म, मृत्यु स्थान है। मतलब यहाँ मन का अंत होता है तो वहाँ बाकी की चीजों की शुरुआत होती है। तो इसके लिए जो साइंटिस्ट लोग हैं, वो साइंटिस्ट लोग 4-11 वाले होते हैं कि उनके में कोई हम्म, दिल मन इमोशंस वगैरह नहीं होता है, और इमोशन लेस होकर काम करते रहते हैं कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअली। और इसलिए वैसा वो उस बारे में अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर चंद्र शनि योग है तो शायद माता का सौख्य उनको अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसे हो हम्म। सकता है। ओके, थैंक यू सर। बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, मेरे तो हो ही गए हैं। हेलो। हाँ, मेरे तो हाँ, हो ही गए हैं। तो मुझे लगता है बाकी लोगों के भी होंगे, तो किसी को कोई क्वेश्चंस है प्लीज जस्ट आस्क बिफोर वी कैन वाइंड अप। सर एक मिनिट सर, शनि केतु आणि शनि चंद्र में क्या डिफरेंस दिखाई देगा फिर, मतलब इमोशन लेवल पे? बिकॉज केतु इज ऑल्सो इन डिफरेंट प्लैनेट में या इन डिफरेंट व्यूज होते केतु के रिलेटेड, एंड शनि चंद्र इज ऑल्सो सिमिलर। तो क्या डिफरेंस आएगा दोनों में? एक्चुअली बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। शनि और केतु कंजंक्शन अगर है तो केतु इज अ प्लैनेट ऑफ नॉड ऑफ डिटैचमेंट, और शनि इटसेल्फ लाइफ के प्रति इतना प्रेम भाव रखने वाला नहीं है। तो ये डिटैचमेंट डबल डबल मतलब मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगी।
it will be multiplied, which is very negative for their life. और whereas Saturn and चंद्र ये इमोशनल लेवल पे है, मतलब एक इमोशनल स्टकअप सिचुएशन उनके जिंदगी में हमेशा आती है। तो उसको समझने के लिए दोनों बोथ कंसेप्ट्स आर डिफरेंट, अलग अलग है। और उसको समझने के लिए हमें फिर से मैं कहूँगा कि राशि कौन सी है, फिर उसके कॉम्बिनेशन, हाउस कॉम्बिनेशन कौन से है, वो समझने बहुत आवश्यक है। अगर अध्यात्म के हम देखा जाए तो सैटर्न एंड केतु आर द बेस्ट कॉम्बिनेशन, कि वो बहुत अच्छे साधु संत बैरागी हो सकते हैं, बहुत अच्छे फिलोसॉफिकल प्रवचन दे सकते हैं, मोक्ष की तरफ अच्छी तरह से जा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दैट सैटर्न केतु कॉम्बिनेशन, कि दे विल बी सप्लीमेंट्री फॉर देयर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, लेकिन मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए शायद वो अच्छे नहीं हो। तो कोई भी चीज किसके लिए अच्छी है और किसके लिए अच्छी नहीं है, दैट हैज टू बी अंडरस्टूड। ओके सर। चलो, हो गए सर सबके एक प्रश्न? क्वेश्चन, नहीं हाँ एक है सर, एक चैट पे आया है, कैन शनि हाँ। एंड केतु बी हार्ड हार्टेड? हार्ड हार्टेड मतलब मेरे ख्याल से डॉक्टर योगी पूछ रहे हैं कि बाबा मतलब इमोशनलेस ऐसे बोल सकते हैं? हाँ हाँ, वही तो बोला ना, डिटैचमेंट विल बी मल्टीप्लाइड, ऐसे वैराग्य भाव बहुत ज्यादा होता है। वैराग्य भाव बहुत ज्यादा। हम्म। तो किसी भी चीज में ओके वो सर। सर मतलब अगर शनि और मून रहेगा तो इमोशनलेस है, तो मतलब वो रिवर्ट बैक कर सकते हैं, लेकिन केतु मून का रिवर्ट बैक नहीं कर सकते, मतलब इमोशन से रिलेटेड। अभी हम एक्चुअली वी आर वेरी अर्ली टू आंसर दिस क्वेश्चन, क्योंकि इसके लिए अभी टोटलिटी में हमें सब देखना चाहिए कि वो कौन सी राशि में है, कौन से नक्षत्र में है, कौन से भाव में है। वो सब जो भाव कॉम्बिनेशन जो केपी में देखते हैं ना, तो उसकी तरह से उसको जज करना पड़ेगा। जनरली वी कैन नॉट जज देम इन टोटलिटी, ऑल दिस थिंग। ओके सर, और वो थैंक यू। डिफिकल्ट है। ओके सर, आई थिंक यस। yes sir, I think so we are looking forward to your KP series definitely। अगर यही इतने पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं अभी, जो मैं खुद भी इतने सालों से कर रहा हूँ, लेकिन नियरली 50% और प्लस पॉइंट्स मेरे खुद के भी क्लियर हुए हैं। तो आई थिंक सो ऑल ऑफ अस जितने भी जन है पार्टिसिपेंट्स इसमें, दे आर लर्निंग क्वाइट अ लॉट। और हम लोग एनीवे ये शेयर भी कर रहे हैं ग्रुप में, तो जो नहीं अटेंड कर पा रहे दे आर एबल टू सी द लेक्चर सीरीज। लेकिन वापस मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके फ्रेंड्स है, whoever in the group to attend this lecture series, because the reason behind it, जो लाइव रहता है वो हमेशा दिमाग में फिट हो जाता है। जब भी आप कोई भी चीज रिकॉर्डेड देखते हो तो ये आपका कंसंट्रेशन उतना हाई नहीं रहता है। तो ऑलरेडी ये जूम पे रहता है। इफ सर वाज लाइव इन फ्रंट ऑफ अस इट वुड हैव बीन मच बेटर, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो अगेन आई एम इंसिस्टिंग टू ऑल कि those who are really interested in astrology, those who want to go ahead, इससे अच्छी सीरीज आपको मिलने वाली नहीं है समझने के लिए एस्ट्रोलॉजी। और ये केपी की बेसिक चीजें हैं। और जैसे मैंने बोला कि केपी इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट टूल वेयर बर्थ चार्ट इज नॉट अवेलेबल। तो प्लीज डोंट मिस दिस लेक्चर सीरीज एंड बी डोंट लुक एट रिकॉर्डेड सीरीज। आप ये देखिए, बी लाइव, बी प्रेजेंट इन द lecture. Thank you, sir. Thanks a lot, sir. थैंक यू सर, एंड थैंक यू ऑल द Thank you. पार्टिसिपेंट्स। गुड नाइट। Good night.